नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर, लेकिन सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। विंटर ओलंपिक में गलवान को लेकर चीन की ओर से राजनीति करने पर भारत ने जताया कड़ा ऐतराज। विदेश मंत्रालय का फैसला, कल से शुरू हो रहे शीतकालीन ओलंपिक के समारोह में शामिल नहीं होंगे भारतीय राजदूत। उत्तर प्रदेश, गोवा और उत्तराखंड में प्रचार तेज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की यूपी में जनसभा। बुलंदशहर में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की संयुक्त प्रेस वार्ता और गाजियाबाद पहुंची मायावती। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी। सत्ता पक्ष ने कहा केंद्र सरकार ने बढ़ाया देश की सुरक्षा और सम्मान, तो विपक्ष ने सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। मौसम ने अचानक बदली करवट। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी से जनजीवन पर असर। मैदानी इलाकों में बारिश से बढ़ी ठंड। यूक्रेन में जारी गतिरोध के बीच पोलैंड और जर्मनी में अमेरिका का 2000 सैनिकों की तैनाती का फैसला। अमेरिकी कार्रवाई पर रूस ने जताया ऐतराज। संकट के समाधान के लिए राजनयिक प्रयास जारी। और अब खबरें विस्तार से। बीजिंग में कल से शुरू होने वाले विंटर ओलंपिक्स में भारत ने अपने राजदूत को न भेजने का फैसला लिया है। आज विदेश मंत्रालय प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि फिलहाल बीजिंग में भारतीय दूतावास के चार्ज डी अफेयर्स एक्विनो विमल विंटर ओलंपिक के उद्घाटन और समापन सत्र में हिस्सा नहीं लेंगे। एक्विनो विमल चीन में भारतीय दूतावास के कार्यकारी राजदूत हैं और भारत का ये निर्णय विंटर ओलंपिक्स में चीन के उस कमांडर के हाथों मशाल थमाने के विरोध में लिया गया जो गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के साथ मुठभेड़ में शामिल था। विदेश मंत्रालय का कहना है कि ये बहुत खेद की बात है कि चीन ओलंपिक जैसे अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा का राजनीतिकरण कर रहा है। It is indeed regrettable that the Chinese side has chosen to politicize an event like the Olympics. I wish to inform that our chargé d'affaires of the Embassy of India in Beijing will not be attending the opening or the closing ceremony of the Beijing 22 Winter Olympics. I think I'll stop at that. सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने चीन और पाकिस्तान की ओर से पेश राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर कहा है कि भारत अभी भविष्य के संघर्षों की कुछ झलकियां देख रहा है। जनरल नरवणे ने एक ऑनलाइन सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा कि भारत अलग तरह की कठिन और बहुस्तरीय सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तरी सीमा पर घटनाक्रम ने पूरी तरह से तैयार और सक्षम बलों की जरूरत पर जोर दिया है। चीन और पाकिस्तान का नाम लिए बिना सेना प्रमुख ने कहा कि परमाणु सक्षम पड़ोसियों के साथ सीमा विवाद, साथ ही राज्य प्रायोजित प्रॉक्सी वॉर ने सुरक्षा तंत्र और संसाधनों के सामने चुनौतियां बढ़ा दी हैं। सेना प्रमुख ने देश की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के लिए आधुनिक तकनीक वाले साजो सामान से लैस सक्षम बलों की जरूरत पर जोर दिया। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। राज्यसभा में सत्ता पक्ष ने स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, कोविड प्रबंधन और अन्य क्षेत्रों में सरकार की उपलब्धियां गिनाई। अल्पसंख्यक मामले के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही व्यवस्था खत्म हो गई है। वहीं विपक्ष ने निजीकरण, धार्मिक हिंसा और राज्यों के साथ भेदभाव का मुद्दा उठाया। में कोई मजबूर प्रधानमंत्री नहीं है, बल्कि मजबूत प्रधानमंत्री है और ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके हाथों में देश की सुरक्षा, देश का सम्मान, देश की समृद्धि पूरी तरह से महफूज भी है और मजबूत भी है। During 8 years, he created not a single PSU and he privatized 23 number of PSU of our. उधर लोकसभा में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। जहां विपक्ष ने महंगाई का मुद्दा उठाया, वहीं बीजेपी ने सभी दलों के प्रधानमंत्री के विजन के साथ चलने की अपील की। तो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो सब लोग कहते हैं कि क्या है, आज के लिए नहीं है। आप तो 25 साल में परेशान हो गए कि 25 साल के बजट में आपने क्या कहा। देश के प्रधानमंत्री तो अगले 1000 साल के लिए सोच रहे हैं। और आज की तारीख में
30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए बढ़ चुका है पिछले 7-8 साल में। तो इसका जो कैस्केडिंग इफेक्ट हर वर्ग को हर चीज में एक तरह से अफेक्ट कर रहा है। सरकार ने 2 महीने के भीतर उन 60 टीवी चैनलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है जिन पर दिखाए जाने वाली खबरें देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले समाचार चैनलों के बारे में एक पूरक प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि जिन चैनलों के खिलाफ कार्रवाई की गई है उनमें यूट्यूब चैनल और फेसबुक अकाउंट्स भी शामिल हैं। इन चैनलों के खिलाफ 160 मामले दर्ज किए गए हैं। Within 2 months, our government initiated actions against 60 channels. Those content, I'm not reading. Those they content against the nation and content against the integrity of the nation and content against the safety of the country. So we can't tolerate. और अब विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई कुछ खबरें। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने आज अनूप शहर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव कोई भी साधारण चुनाव नहीं है। यह उत्तर प्रदेश के माफियाओं को चुन चुनकर समाप्त करने का चुनाव है। यह चुनाव उत्तर प्रदेश को देश में सबसे विकसित राज्य बनाने का चुनाव है। अमित शाह ने कहा कि यह चुनाव यूपी के अगले 25 साल तय करेगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने बुलंदशहर में संयुक्त प्रेस वार्ता कर बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के गर्मी वाले बयान पर कहा कि जो लोग गर्मी की बात कर रहे हैं उन्हें हम बता दें कि हम गर्मी की बात नहीं, भर्ती की बात करते हैं। हमारी सरकार बनी तो कानून व्यवस्था और किसानों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। हम युवाओं को रोजगार देंगे। और मुझे लगता है कि जो हवा चल रही है पहले चरण में, यहाँ के लोगों ने ऐसी हवा चलाई है कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मुख्यमंत्री जी, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहा जाए। जो लोग कह रहे हैं गर्मी की बात कर रहे हैं, हम उन्हें भरोसा दिलाना चाहते हैं कि गठबंधन की सरकार बनेगी तो भर्ती दी जाएगी, भर्ती खोली जाएगी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने गाजियाबाद में जनसभा के जरिए मेरठ मंडल की सभी 28 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश की। मायावती ने विरोधियों पर जमकर प्रहार किया। मायावती ने कहा कि कांग्रेस, सपा और भाजपा लोगों को रोजगार देने में विफल रही है, जिसके कारण उन्हें रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ा। मायावती की इस जनसभा में मेरठ मंडल के बीएसपी के सभी प्रत्याशी मौजूद रहे। गलत आर्थिक नीतियों के कारण यहाँ गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ी है। खासकर चुनाव घोषित होने से पहले तो पूरे देश में डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस आदि की आए दिन बड़ी कीमतों ने तो जनता की काफी ज्यादा मुश्किलें बढ़ाई हैं और ऐसा लगता है चुनाव खत्म होने के बाद पुनः इनकी कीमतें बढ़ा दी जाएंगी। और अब नजर डालते हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने 5 सालों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इससे पहले यूपी चुनाव को लेकर योगी पर बनाए गीत यूपी में योगी है उपयोगी लॉन्च किया गया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उन्हें 3 साल काम करने का मौका मिला, जबकि 2 साल कोविड महामारी की वजह से वो प्रभावित हुए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कौशांबी जिले के सिराथू से नामांकन दाखिल किया। उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल भी मौजूद थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सिकंदराबाद में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं और बेटियों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना। प्रियंका गांधी ने आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं से भी समर्थन मांगा।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हरिद्वार में रोड शो किया। उन्होंने बीजेपी के विकास कार्य को गिनाते हुए जनता से फिर आशीर्वाद मांगा। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गोवा की जनता को फ्री बिजली और फ्री पानी देने का वादा किया। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की तर्ज पर उनकी पार्टी को एक मौका देने की अपील की। पंजाब में आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य बिक्रमजीत पोहविंद अकाली दल में शामिल हो गए हैं। उन्होंने शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया की मौजूदगी में अकाली का दामन थामा। अकाली दल ने उन्हें प्रवक्ता भी घोषित कर दिया। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे लेकर आज की खबर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की खबर में बढ़ते हैं आगे और अब राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरों पर करते हैं बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को हैदराबाद का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री पाटन चेरू में इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स यानी ICRISET की 50वीं वर्षगांठ समारोह का शुभारंभ करेंगे। साथ ही हैदराबाद में ही स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना और राजीव युवा मितान क्लब योजना की शुरुआत की। साथ ही उन्होंने महात्मा गांधी की स्मृतियों को संजोने के लिए नवा रायपुर में स्थापित किए जाने वाले सेवाग्राम और छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति स्मारक का भूमि पूजन किया। पश्चिम बंगाल राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर राज्य की 108 नगर पालिकाओं के चुनाव 27 फरवरी को कराने की घोषणा की है। मतगणना की तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। पूरी चुनाव प्रक्रिया 8 मार्च तक संपन्न हो जाएगी। पश्चिम बंगाल में आज से कक्षा 8वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खुल गए हैं। कोविड सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए क्लास 2 पालियों में संचालित की जा रही है। बच्चों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के चलते ग्रेजुएट एटीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग यानी गेट को स्थगित करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि कुछ दिन पहले एग्जाम टालने से लाखों छात्रों के बीच अराजकता और अनिश्चितता की स्थिति पैदा होगी। अदालत ने कहा कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर तीसरी से अलग थी और हाल के दिनों में सरकारी संस्थानों की तरफ से आयोजित 20 परीक्षाओं को इसी कारण स्थगित करना पड़ा था। अदालत से मंजूरी मिलने के बाद गेट 2022 परीक्षा अब तय कार्यक्रम के मुताबिक आयोजित होगी। देश भर में अब तक 168 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन किया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पहली डोज से 18 के अधिक आयु वर्ग की 96% आबादी को कवर किया गया है, जबकि दूसरी डोज से 76% पात्र आबादी को लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 15 से 18 आयु वर्ग की 65% आबादी को वैक्सीन की डोज लगाई गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 100% पात्र आबादी को वैक्सीन का पहला डोज दिया जा चुका है। अब तक टोटल 167.88 करोड़ टोटल डोजेज एडमिनिस्टर की जा चुकी हैं। इसी तरह से अगर हम देखें 89.73 करोड़ डोजेज देते हुए 96% ऑफ एलिजिबल पॉपुलेशन अबव 18 ईयर्स को कवर किया जा चुका है। साथ ही सेकेंड डोज को 71.8 करोड़ डोजेज देते हुए 76% ऑफ एलिजिबल सेकेंड डोज पीपल को भी कवर किया जा चुका है। प्रिकॉशन डोज जो 10 जनवरी से शुरू की गई थी उसके अंतर्गत अब तक 1.35 करोड़ डोजेज दी जा चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बुधवार को 1,72,000 कोविड के मामले दर्ज किए गए। लव अग्रवाल ने बताया कि 8 राज्यों में 50,000 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं, जबकि 12 राज्यों में 10 से 50,000 सक्रिय मामले हैं। केरल अकेला राज्य है जहां सक्रिय मामले में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कंटिन्यूड बेसिस पर पिछले कुछ दिनों से डिक्लाइन इन कोविड-19 रिपोर्टेड केसेस देश में नोट किया जा रहा है। एक्टिव केसेस की संख्या भी कम होते होते 15,33,000 के करीब पहुंच चुकी है।
एवरेज डेली केसेस अगर एक हफ्ते का औसतन निकाले देखें तो देखते हैं करीब 2,04,000 केसेस के करीब रिपोर्ट हुए हैं। केस पॉजिटिविटी भी पिछले एक हफ्ते में 12.98% के करीब नोट की गई है। यूक्रेन में जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पोलैंड और जर्मनी में 2,000 अमेरिकी सैनिकों को तैनात करने का आदेश दे दिया है। साथ ही जर्मनी से रोमानिया में 1,000 और सैनिक स्थानांतरित किए जा रहे हैं। ऐसा कर बाइडेन यूक्रेन पर रूस के सैन्य आक्रमण की आशंका के बीच नाटो के पूर्वी हिस्से पर अपने सहयोगियों के प्रति अमेरिकी कटिबद्धता प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं। पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने कहा कि शीघ्र ही की जाने वाली अमेरिकी सैन्य बलों की तैनाती का मकसद अमेरिका और संबद्ध सहयोगियों का मनोबल बढ़ाना है। रूस ने इस कदम पर आपत्ति जताते हुए इस तैनाती को निराधार और विनाशकारी बताया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ फोन पर बातचीत भी की। अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में एक संदिग्ध ने गैस स्टेशन पर कम से कम 5 लोगों को गोली मार दी। संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है। घायलों की हालत और हमले के मकसद के बारे में तत्काल कुछ भी पता नहीं चल पाया है। पहाड़ों में जारी बर्फबारी से मैदानी इलाकों में एक बार फिर सर्दी का सितम बढ़ गया है। कश्मीर में 4 से 8 इंच तक की बर्फबारी हो चुकी है। आने वाले दिन तक ये बर्फबारी जारी रहने की संभावना है। कश्मीर के कई क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हुई है। इससे जनजीवन प्रभावित हो गया है। बारिश होने के कारण इसकी मार जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भी पड़ी है। मौसम विज्ञान ने आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी भी दी है। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट ली है। शिमला, लाहौल स्पीति, किन्नौर समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। मनाली में भी ताजा हिमपात हुआ है। वहीं निचले इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। उधर मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। दिल्ली एनसीआर के सभी इलाकों में हल्के गरज के साथ बारिश हो रही है। इस दौरान हवाओं की गति 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे बनी रही। दिल्ली में बारिश होने के साथ ही न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं लंदन के चिड़ियाघर की खूबसूरत तस्वीरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।